राहुल सांकृत्यायन का जीवन और साहित्यिक योगदान। राहुल सांकृत्यायन, मूल नाम केदार पांडे, का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपनाया और उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे और उन्हें महापंडित कहा जाता था। उनका देहांत 1963 में हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी प्रमुख कृतियों में मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र शामिल है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर उनकी लगभग 150 पुस्तकें। उन्होंने लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल सांकृत्यायन का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया। वे मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताते थे। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। लासा की ओर यात्रावृत्त, ये संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखारी के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। आज हम एक बहुत ही असाधारण सफर की पड़ताल कर रहे हैं। ये कहानी है राहुल सांकृत्यायन जी की। उन्हें महापंडित भी कहते हैं, भाषाओं के ज्ञाता, जबरदस्त घुमक्कड़ और हाँ, हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह। बिल्कुल। हमारे पास उनकी पहली तिब्बत यात्रा का एक अंश है, ल्हासा की ओर। ये 1929-30 की बात है जी। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं थी। उन्होंने ये नेपाल के रास्ते की, वो भी एक भिखमंगे का भेष बदलकर, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की इजाजत थी ही नहीं। सही कहा, मना था। तो आज हम इसी रोमांचक यात्रा के खास पड़ावों, मुश्किलों और उस समय के तिब्बती समाज की उन अनूठी बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो सांकृत्यायन जी ने खुद अनुभव की। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक यात्रा का ब्यौरा नहीं है, आप देखिए, ये उस जमाने के तिब्बत का एक जीता जागता नक्शा है। वहाँ का भूगोल, समाज, मुश्किलें, सब कुछ है इसमें। और सबसे बड़ी बात इसमें राहुल जी की वो गजब की हिम्मत और ज्ञान की जो प्यास थी ना, वो साफ दिखती है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। पहली बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो यही है कि इतना बड़ा विद्वान, महापंडित और वो भिखमंगे के भेष में, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ऐसा क्यों करना पड़ा उन्हें? हाँ, जैसा आपने कहा भी शुरू में, 1929-30 में भारतीयों के लिए तिब्बत के दरवाजे बंद थे। राजनीतिक माहौल ही ऐसा था, इजाजत मिलना तो नामुमकिन सा था। तो पहचान छिपाना ही एक तरीका बचा था तिब्बत में घुसने का। और इसी मजबूरी में फिर उन्होंने वो रास्ता पकड़ा जो कभी व्यापार और सेना के लिए मुख्य रास्ता होता था। कौन सा रास्ता था वो? नेपाल तिब्बत वाला मार्ग। ये फरी कलिंगपोंग वाला रास्ता खुलने से पहले इस्तेमाल होता था। काफी पुराना ऐतिहासिक रास्ता था वो। अच्छा, तो एक ऐतिहासिक रास्ते पर एक बदली हुई पहचान के साथ शुरुआत में रास्ते के अनुभव कैसे थे? कुछ खास दिखा उन्हें? हाँ, रास्ते में उन्हें पुराने चीनी किले दिखे। किसी जमाने में शायद सैनिकों की छावनियां रही होंगी। अब तो खैर काफी हद तक खंडर हो चुके थे, लेकिन हाँ, कुछ हिस्सों में किसानों ने अपने घर बना लिए थे, तो एकदम वीरान भी नहीं थे। ऐसे ही एक पुराने छोड़े हुए चीनी किले में उन्होंने चाय पीने के लिए पहला पड़ाव डाला। अतीत और वर्तमान का एक तरह का मेल। हाँ, कह सकते हैं। और तिब्बती समाज, उनसे पहला सामना कैसा रहा? एक अजनबी, वो भी भिखमंगे के भेष में, लोगों ने कैसे बर्ताव किया? देखिए, अनुभव मिला जुला था। कुछ मुश्किलें भी थीं तो कुछ हैरान करने वाली आसानियां भी। सबसे खास बात जो उन्होंने देखी वो थी सामाजिक बराबरी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत जैसी चीजें नहीं थीं और औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। ये उस जमाने के हिसाब से अगर भारत से तुलना करें तो काफी अलग और कह सकते हैं प्रगतिशील था। वाकई, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। समाज काफी खुला हुआ था। हाँ, काफी हद तक। पर एक लिमिट थी। वो जो बिल्कुल ही निम्न श्रेणी के एकदम फटे हाल दिखने वाले भिखमंगे होते थे ना, उनको लोग थोड़ा शक की नजर से देखते थे।
चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते थे, वरना अगर आप थोड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं, अजनबी भी हैं, तो भी घर के अंदर जा सकते थे। अरे वाह। हाँ, आप घर की मालकिन को बहू हो या सास, अपनी झोली से चाय पत्ती निकाल कर दे दीजिए, वो आपके लिए चाय बना देंगी। चाय बनाने का तरीका भी शायद कुछ अलग था वहाँ का। बिल्कुल अलग। वो आपकी दी हुई चाय पत्ती में मक्खन और सोडा नमक डालते थे, फिर उसे एक बर्तन होता है चोंगी, उसमें डालकर मथते थे, और फिर मिट्टी के टूटीदार बर्तन खोटी में परोसते थे। रंग बिल्कुल दूध वाली चाय जैसा। और मजे की बात यह कि अगर आपको शक हो रहा है कि भाई बैठक तो चूल्हे से दूर है, कहीं मेरा मक्खन कम तो नहीं डाल दिया, अच्छा, तो आप खुद जाकर भी चाय मथ सकते थे। ये दिखाता है कि एक तरह का भरोसा था, खुलापन था लोगों में। ये खुलापन और भरोसा तो ठीक है, पर सफर तो आसान नहीं रहा होगा। आगे सबसे मुश्किल क्या पड़ा? मैंने थोंगला दर्रे के बारे में पढ़ा है, वो बहुत खतरनाक था। हाँ, थोंगला दर्रा, वो शायद इस पूरी यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा था। अब सोचिए, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई, मीलों तक कोई गांव घर नहीं, और पहाड़ों के मोड़ ऐसे घुमावदार के जरा दूर भी कोई आदमी हो तो नजर ना आए। डाकुओं के लिए तो ये मतलब एकदम सही जगह थी। डाकुओं का इतना डर? वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं थी क्या? लेखक बताते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत ढीली थी, खासकर इन सुनसान इलाकों में। गांव में अगर कोई खून वगैरह हो जाए तो शायद सजा मिल भी जाए, पर इन निर्जन जगहों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता था। सरकार का जो खुफिया विभाग था या पुलिस, उस पर ज्यादा खर्च नहीं होता था। गवाह मिलना तो वैसे ही मुश्किल, और ऊपर से हथियार रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेकर घूमते थे। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। तो डाकू क्या करते थे? है भी या नहीं? ऐसा इसलिए कि अगर वो लूट कर जिंदा छोड़ दें तो पकड़े जाने का डर रहता था, उनकी अपनी जान को खतरा था। सांकृत्यायन जी को पता चला कि पिछले साल ही थोंगला के पास ऐसा ही एक खून हुआ था। हे भगवान, ऐसी खतरनाक जगह पे सांकृत्यायन जी और उनके साथी सुमति ने खुद को कैसे बचाया? वो जो भिकमंगे वाला भेष था, क्या वो यहाँ काम आया? बिल्कुल, वही तो उनकी असली ढाल थी। उन्हें लगता था कि भाई भिकमंगों को कौन मारेगा, क्या मिलेगा मारकर। तो जैसे ही उन्हें कोई शक होता, कोई खतरे का अंदेशा होता, वो फौरन अपनी टोपी उतारते, जीभ बाहर निकालते और कुची कुची यानी दया दया, 1 पैसा ऐसे बोलकर भीख मांगने की एक्टिंग करने लगते। क्या बात है, मतलब हालात के हिसाब से ढलना पड़ा। हाँ, ये दिखाता है कि उस माहौल में जिंदा रहने के लिए कितनी समझदारी और क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत थी। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव था। खतरे तो थे ही, पर शारीरिक तौर पर भी तो बहुत मुश्किल रहा होगा। इतनी ऊंचाई पर चढ़ना, फिर सामान भी साथ में। सही कहा आपने। असली चुनौती तो वो पहाड़ की सीधी चढ़ाई थी और साथ में सामान ढोना। अगला पड़ाव था लंकोर, जो वहां से करीब 16-17 मील दूर था। इतनी दूरी, इतनी ऊंचाई पर सामान लेकर पैदल जाना बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए लेखक ने अपने साथी सुमति से कहा। सुमति वो मंगोल भिक्षु जो गाइड थे? हाँ, वही। लोब्जंग शीक उनका असली नाम था। तो लेखक ने सुमति से कहा कि भाई लंकोर तक के लिए 2 घोड़ी कर लो किराए पर, सामान भी उन पर चला जाएगा और चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। यहीं पर वो एक दिलचस्प तुलना भी आती है ना, जब वो कुछ साल बाद अच्छी वेशभूषा में लौटे थे। हाँ, वो बड़ा मजेदार किस्सा है। इसी यात्रा के करीब 5 साल बाद सांकृत्यायन जी एक पढ़े लिखे भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर उसी रास्ते से लौटे। तो जानते क्या हुआ? किसी ने उन्हें ढंग की जगह तक नहीं दी रहने के लिए। गांव के सबसे गरीब झोपड़ी में रात काटनी पड़ी। जबकि इस बार जब वो भिकमंगे के भेष में थे तो सुमति की जान पहचान की वजह से उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। कमाल है। तो इससे क्या पता चलता है? क्या लोगों का व्यवहार सिर्फ बाहरी पहनावे पर निर्भर था? ये दिखाता है कि उस समय शायद जान पहचान और भरोसे का महत्व बाहरी दिखावे से ज्यादा था। लोगों का बर्ताव उनकी उस पल की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता था। और लेखक एक और मजेदार बात लिखते हैं। शाम के वक्त वहां लोग छंग पी लेते थे, जो एक तरह की स्थानीय शराब होती है। उसके बाद तो वैसे भी बहुत कम लोगों को होश रहता था कि कौन भद्र दिख रहा है और कौन नहीं। हाँ। अच्छा, तो घोड़ों का इंतजाम हो गया, फिर दर्रा पार करने का अनुभव कैसा रहा? डांडे यानी ऊंची जमीन पर पहुंचने से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर होते होते वो दर्रे के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, करीब 17-18 हजार फीट की ऊंचाई। नजारा तो खैर कमाल का था। दक्षिण की तरफ देखो तो पूरब से पश्चिम तक हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां दिख रही थी, लेकिन उत्तर की तरफ बिल्कुल उल्टा, पहाड़ एकदम नंगे, न बर्फ न कोई हरियाली। ये जो कॉन्ट्रास्ट था ये बहुत गहरा था। और दर्रे के शिखर पर क्या था, मतलब सबसे ऊंची जगह पर? वहां डांडे के देवता का स्थान बना हुआ था। पत्थरों के ढेर लगे थे, जानवरों के सींग रखे थे और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियां बनी हुई थी।
ये उनकी स्थानीय आस्था का प्रतीक था। अब उन्हें नीचे उतरना था। चढ़ाई मुश्किल थी पर उतराई आसान लग रही थी। लेकिन यहीं पर वो रास्ता भटकने वाली घटना हुई थी, है ना, उतराई में? हाँ बिल्कुल। यहीं पर एक थोड़ा हास्यास्पद वाकया हुआ। लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चलने लगा, बहुत सुस्त। उन्हें लगा शायद चढ़ाई से थक गया है और वो बेचारे को मारना भी नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वो इतना पीछे रह गए कि बाकी साथी काफी आगे निकल गए। लेखक खुद अपनी तुलना डॉन क्विक्सोटो से करते हैं, जैसे वो अपने घोड़े पर बस झूमते हुए चले जा रहे हों। समझ ही नहीं आ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। फिर क्या हुआ? थोड़ा जोर लगाते तो वो और सुस्त पड़ जाता। अब इसी धीमी चाल में चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से दो रास्ते फूट रहे थे। उन्होंने अंदाजे से बाएं वाला रास्ता पकड़ लिया और करीब मील 1.5 मील उस पर चले गए। आगे एक घर मिला, वहां पूछा तो पता चला कि अरे, लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। ओहो, फिर क्या था? वापस लौटे, सही रास्ता पकड़ा, इस चक्कर में बहुत देर हो गई। देर से पहुंचे तो सुमति का क्या हाल हुआ होगा? वो तो इंतजार कर रहे होंगे, बड़े गुस्से में होंगे। जाहिर है। शाम के करीब 4-5 बज गए थे। जब लेखक गांव से कोई मील भर दूर थे तो देखा सुमति मुंह फुलाए इंतजार कर रहे हैं। मंगोलों का चेहरा वैसे ही लाल होता है, गुस्से में तो और भी ज्यादा लाल हो गया था। सुमति ने देखते ही कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय गरम की तुम्हारे चक्कर में। हाँ, लेखक ने कैसे शांत किया उन्हें? लेखक ने बड़ी नरमी से कहा, अरे मित्र, मेरा कसूर नहीं है। देखा नहीं कैसा घोड़ा मिला मुझे? मैं तो सोच रहा था पता नहीं रात तक भी पहुंचूंगा या नहीं। खैर, सुमति का गुस्सा जितनी जल्दी आता था उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। वो मान गए और लंकोर में उन्हें अच्छी जगह मिल गई रहने को, क्योंकि वहां भी सुमति के अच्छे यजमान थे। पहले तो उन्होंने चाय और सत्तू खाया। सत्तू मतलब भुने जौ या चने का आटा। और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला खाने को। वो एक तरह का सूप जैसा होता है। अच्छा, लंकोर के बाद यात्रा कहाँ पहुंची? आगे का इलाका कैसा था? अब वो तिंगरी के एक बहुत बड़े खुले मैदान में थे। ये मैदान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था, जैसे कोई टापू हो, और मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही थी। तिंगरी समाधिगिरी उसका नाम था। इस इलाके में भी सुमति के ढेर सारे यजमान थे। सुमति के यजमानों का नेटवर्क तो कमाल का था। वो उनसे मिलने के लिए बेचैन होंगे। बिल्कुल, सुमति का तो काम ही यही था। वो बोध गया से लाए हुए कपड़े की पतली पतली पट्टियां फाड़कर गंडे बनाते थे, मतलब मंत्र पढ़कर गांठ लगा देते थे धागे या कपड़े में, और लोग उसे आशीर्वाद समझ कर लेते थे। और कमाल ये था कि उनका स्टॉक कभी खत्म नहीं होता था। अगर बोध गया वाला कपड़ा खत्म हो गया तो वो किसी भी कपड़े से वैसा ही गंडा बना देते थे। वो तो चाहते थे कि अपने सभी यजमानों से मिलने। लेकिन लेखक के पास इतना समय कहाँ रहा होगा? हाँ, वही बात थी। लेखक को लगा कि अगर सुमति सबसे मिलने गए तो हफ्ता भर तो ये निकल जाएगा। तो उन्होंने सुमति से एक तरह का सौदा किया। उन्होंने कहा कि देखो, जिस गांव में हम ठहरेंगे वहीं गंडे बांध देना, आसपास के गांव में जाने की जरूरत नहीं। इसके बदले जब हम ल्हासा पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। सुमति मान गए। यात्रा जारी रखने के लिए ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। तो क्या अगले दिन आसानी से निकल पड़े? नहीं, अगली सुबह फिर एक मुश्किल आ गई। उन्हें भरिया नहीं मिला, मतलब बोझ उठाने वाला कुली। अगर सुबह जल्दी निकल जाते तो शायद ठीक रहता, पर अब देर हो गई थी और उन्हें 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बड़ी अजीब होती है। सिर पर अगर मोटा कपड़ा बांध ले तो गर्मी से बच जाएंगे, लेकिन अगर चेहरा सूरज की तरफ है तो माथा एकदम जलने लगता है और पीठ या कंधे वाला हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा लगता है। अरे, ये कैसा मौसम है? फिर कैसे गए आगे? अपना अपना सामान खुद ही पीठ पर लादा, हाथ में डंडा लिया और चल पड़े। तिंगरी में भी सुमति के जान पहचान वाले थे, पर सुमति ने एक और यजमान से मिलने का बहाना बनाया और शेखर विहार की ओर चलने का सुझाव दिया। शेखर विहार, हाँ, ये जगह तो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई थी उनके लिए। वहाँ क्या खास था? और क्या यहाँ से तिब्बत की जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, शेखर विहार एक अहम पड़ाव था। लेखक वहां बताते हैं कि तिब्बत की जो जमीन थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी, और इन जागीरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मठों के पास था, मतलब बौद्ध विहारों के कंट्रोल में। हर जागीरदार अपनी जमीन पर कुछ खेती खुद करवाता था और इसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे, मतलब बिना कोई मजदूरी दिए काम करने वाले। और खेती के देखरेख के लिए मठ से किसी भिक्षु को भेजा जाता था, और वो भिक्षु उस जागीर के लोगों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। उसकी बहुत चलती थी। और शेखर विहार के जो मुखिया थे वो कैसे थे? शेखर की खेती के जो मुखिया भिक्षु थे उनका नाम था नमसे। लेखक बताते हैं कि वो बहुत ही भले सज्जन पुरुष थे। अब देखिए, लेखक का भेष तो भिकमंगो जैसा था, फिर भी नमसे उनसे बड़े प्यार और सम्मान से मिले। ये उनके बड़प्पन को दिखाता है।
वहां एक अच्छा मंदिर भी था। और इसी मंदिर में लेखक को वो खजाना मिला जिसने उन्हें कुछ देर के लिए वहीं रोक लिया, वो पोथियां। बिल्कुल सही। उसी मंदिर में उन्हें कुंजुर मिली। कुंजुर यानी बुद्ध के वचनों का अनुवाद। हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां थी वहां। ये देखते ही लेखक का तो मानो वहीं डेरा जम गया। वो पोथियां मोटे कागज पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थीं। और उनका वजन, अंदाजा लगाइए, हर पोथी कम से कम 15 सेर की रही होगी। एक सेर मतलब लगभग 933 ग्राम। तो एक पोथी करीब 14 किलो की। 14 किलो की एक किताब! बाप रे, ये तो वाकई अद्भुत है। जाहिर है ज्ञान के इस भंडार को देखकर लेखक तो उसी में खो गए होंगे। हाँ, वो खुद लिखते हैं, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मतलब वो पूरी तरह उन पोथियों को देखने, पढ़ने, समझने में डूब गए थे। इसी बीच सुमति ने फिर पूछा कि क्या वो आसपास के यजमानों से मिलने चले जाएं। लेखक तो किताबों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने फौरन हाँ कह दिया। सुमति कब लौटे और फिर आगे का क्या हुआ? लेखक ने तो सोचा था कि सुमति को लौटने में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर के बाद ही वापस आ गए। लगता है तिंगरी गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था। फिर दोनों ने अपना अपना सामान उठाया, भिक्षु नमसे से विदा ली और अपनी आगे की यात्रा पे चल पड़े। तो ये थी राहुल सांकृत्यायन जी की ल्हासा यात्रा के शुरुआती हिस्से की कहानी। एक भिखमंगे के भेष में वो मुश्किल रास्ते, थोंगला जैसे खतरनाक दर्रे, तिब्बती समाज के वो खट्टे मीठे अनुभव, और फिर शेखर विहार में ज्ञान का वो अनमोल खजाना, कंजूर पोथियां। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये तो सांस्कृतिक और बौद्धिक यात्रा भी थी। निश्चित रूप से इस यात्रा वृत्तांत से हमें 1930 के दशक के तिब्बत की जमीनी हकीकत पता चलती है। वहां के रास्ते कैसे थे, मौसम कैसा था, समाज कैसा था, कानून व्यवस्था, जमीन का बंटवारा, सब कुछ। लेकिन इससे भी ज्यादा ये राहुल जी की वो गजब की जिज्ञासा, ज्ञान की भूख और उनकी जो बारीक नजर थी ना, उसे दिखाता है। वो छोटी से छोटी बात पर गौर करते हैं। चाय कैसे बन रही है, लोग कैसे मिल रहे हैं, घोड़ा कैसे चल रहा है। और ये चीजें हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं। सांकृत्यायन जी के लिए यात्रा अपने आप में एक मंजिल थी, सीखने का एक जरिया थी। आज जब हम सिर्फ डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, तो कहीं हम यात्रा के इस असली अनुभव को खो तो नहीं रहे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और एक ख्याल और आता है मन में, अगर आज कोई वही यात्रा करे, सोचिए, आज की सुविधाओं के साथ, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में, टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो अनुभव कितना अलग होगा। क्या वो कच्चापन, वो मुश्किलें, समाज से वो सीधा जुड़ाव और वो रोमांच क्या आज भी उसी तरह महसूस किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं।